हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के सेशन में। आज के सेशन में मैं स्टार्ट कर रही हूँ हिंदी शिक्षण की विधियाँ। जैसे कि आप लोगों ने कहा था कि मैम हिंदी शिक्षण की विधियाँ बोर्ड पे कराइए, सो इसीलिए मैं ये सेशन आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ जो कि आज का वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। सो अगर आप रीड की प्रिपरेशन कर रहे हैं, लेवल 1, लेवल 2, किसी भी लेवल की कर रहे हैं, कोई भी भाषा, एक भाषा दो आपने ली है हिंदी को, तो सबके लिए ये वीडियो जो है वो इक्वल इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, थोड़ी सी और बात कर लेते हैं वीडियो के बारे में कि आज मैं क्या डिस्कस करने वाली हूँ। सो जैसे कि आपको पता है कि बहुत सारे हमारे हिंदी के मेथड्स होते हैं। सो आज की वीडियो में ये हमारा वीडियो नंबर 1 है। यहाँ पर मैं दो हमारी जो विधाएं हैं या जो दो हमारी कैटेगरी हैं उनसे रिलेटेड विधियों को डिस्कस करूंगी। बाकी वीडियोस में मैं अदर और जैसे कि आपका कविता शिक्षण हो गया, आपका गद्य शिक्षण हो गया, वो वाली विधियां मैं अलग लेकर के आऊंगी सेपरेट वीडियो में, क्योंकि बहुत सारी हिंदी की विधियां हैं, एक वीडियो में कवर कर पाना पॉसिबल नहीं है। इसीलिए आज के सेशन में हम लोग लेखन शिक्षण की विधियां डिस्कस करेंगे। लेखन शिक्षण में कौन कौन सी विधियां होती हैं, अच्छे से इनको हम बेसिकली कंसेप्ट को समझेंगे और हम वाचन की विधियों को डिस्कस करेंगे, वाचन के बारे में डिस्कस करेंगे, वाचन की विधियों के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आज आपका जो लेखन है और जो वाचन है वो कवर हो जाएगा। ठीक है, सो अब फाइनली मैं अपने सेशन को स्टार्ट करती हूँ। सेशन अच्छा लगेगा तो इसको शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखो क्या है, हम पहले वाचन से चलेंगे, वाचन की विधियों को हम लोग डिस्कस करेंगे, उसके बाद हम लेखन पे चलेंगे। तो वाचन को जैसे कि आपको पता है, वाचन को हम एक तरीके से क्या कहते हैं, वाचन को हम रीडिंग भी कहते हैं, वाचन को हम पठन भी कहते हैं। ठीक है, अब वाचन जो है वो उसका जो विकास हुआ था वाचन विधि का, वो अमेरिका में हुआ था और वाचन को कुछ कैटेगरी में विभाजित किया गया है। वाचन के कुछ प्रकार होते हैं जहां से आपके हिंदी में प्रश्न बने हुए हैं। तो पहले हम वाचन के क्या डिस्कस करेंगे, प्रकारों को डिस्कस करेंगे। तो वाचन के प्रकार में दो प्रकार के वाचन मेन होते हैं। एक होता है हमारा सस्वर वाचन, दूसरा होता है हमारा मौन वाचन। सस्वर वाचन का मतलब है जो स्वर सहित हो, यानी कि सस्वर वाचन ऐसा वाचन होता है जहां पे हमारी जो वॉइस है, जो हमारी आवाज है, वो भी हमें सुनाई देती है, जो स्वर सहित पढ़ा जाने वाला जो है वो सस्वर वाचन होता है। और दूसरा क्या होता है, मौन वाचन, यानी कि बिना बोले मन ही मन पढ़ना मौन वाचन होता है। तो वाचन को दो कैटेगरी में विभाजित किया गया, सस्वर और मौन वाचन में। सस्वर वाचन के दो प्रकार हैं, ध्यान से इसको समझिएगा पूरे के पूरे टेबल को। सस्वर वाचन के दो प्रकार होते हैं, एक हो सकता है आदर्श वाचन, एक होता है हमारा अनुकरण वाचन। जब मैं आदर्श वाचन की बात करती हूँ तो आदर्श वाचन वह वाचन है जो किसके द्वारा किया जाता है, ये एक प्रश्न पूछा जाता है। तो आदर्श वाचन वह वाचन है जो कि शिक्षक द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है, एक शिक्षक जो जब वाचन करता है बोल बोल के जोर जोर से सस्वर तरीके से, वो आदर्श वाचन होता है। और अगर हम अनुकरण वाचन की बात करें, अनुकरण वाचन वह वाचन होता है जो कि छात्रों के द्वारा किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अनुकरण वाचन छात्रों के द्वारा और जो आदर्श वाचन है वो एक शिक्षक करता है, उसे छात्र नहीं करते हैं। तो यहाँ पर सस्वर वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन में आदर्श वाचन, अनुकरण वाचन। अनुकरण वाचन को भी हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है हमारा व्यक्तिगत, यानी कि जहाँ पर एक बच्चा व्यक्तिगत वाचन कर रहा है या तो एक बच्चा करेगा। सामूहिक वाचन का मतलब होता है, इसे हम समवेत वाचन भी कहते हैं। ठीक है, समवेत या सामूहिक वाचन वह वाचन है जहाँ पे बच्चे ग्रुप में जो है जोर जोर से जो है अपना पठन कार्य कर रहे हैं। ठीक है, तो ये याद रखना। और एक प्रश्न और यहाँ पे बनता है कि आदर्श वाचन के बाद कौन सा वाचन कराना सबसे उपयुक्त माना जाता है। तो आदर्श वाचन के बाद अनुकरण वाचन छात्र करते हैं। पहले शिक्षक पाठ को पढ़ लेता है, उसके पश्चात छात्र शिक्षक को अनुकरण करते करते जो है उस चीज का पाठ या अभ्यास करते हैं। तो अनुकरण वाचन जो है वो आदर्श वाचन के पश्चात किया जाना चाहिए। ठीक है, तो ये थे हमारे वाचन के प्रकार। वाचन के प्रकार में हमने देखा सस्वर वाचन। सस्वर वाचन का फायदा क्या होता है, सस्वर वाचन करने का सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चों के जो उच्चारण संबंधी दोष हैं वो दूर हो जाते हैं। बच्चों के अंदर एक कॉन्फिडेंस डेवलप होता है, बच्चों का उच्चारण संबंधी दोष जो है वो खत्म हो जाता है। बच्चे शब्दों को, वर्णों को, वाक्यों को बहुत अच्छे से समझ जाते हैं सस्वर वाचन में। ठीक है, और यहाँ पर
मौन वाचन की तरफ हम चलते हैं। जब हम मौन वाचन की बात करते हैं तो मौन वाचन को 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं। पहला आता है हमारा विहंगावलोकन। विहंगावलोकन जो है या फिर विहंगवालोकन इसको हम कहते हैं। विहंग अवलोकन का मतलब है कि आप साइलेंट रीडिंग तो कर रहे हो, आप बिना बोले ही आंखों से जब हम मन ही मन पढ़ लेते हैं उसे हम मौन वाचन कहते हैं। तो मौन वाचन के दौरान जब आप कोई चीज पढ़ रहे हैं, मान लीजिए आप कोई भी पुस्तक पढ़ रहे हैं, आप यहाँ पर क्या करते हैं, मेन पॉइंट को आप बस पढ़ते हो। जैसे मान लो ये 4 मेन पॉइंट, इसमें 4 वर्ड दिए हुए हैं, मान लीजिए इस बुक में 4 शब्द दिए हुए हैं, तो आप मन ही मन जब स्पेसिफिक पॉइंट को पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं, वो हमारा विहंग अवलोकन होता है। यानी कि आप एक दृष्टि बना लेते हो, दृष्टि जमा लेते हो एक चीज पे। बहुत ज्यादा हम डिटेल में नहीं पढ़ते हैं, हमें जो पढ़ना है हम सिर्फ वो स्पेसिफिक पढ़ते हैं, वो हमारा क्या होता है, विहंग अवलोकन होता है। दूसरा होता है हमारा गंभीर वाचन। अब गंभीर वाचन कौन सा है? मौन वाचन में गंभीर क्या है? जहां पर आप बहुत ज्यादा गहराई से कोई चीज पढ़ रहे हो। जैसे कि हम लाइब्रेरी जाते हैं तो आप किसी भी पुस्तक को पूरा पढ़ते हो बैठकर, आप बहुत ही ज्यादा आराम से पढ़ते हो, ठीक है, वो आपका गंभीर वाचन होता है। ठीक है, गंभीर वाचन का सबसे बड़ा फायदा है कि बच्चों के अंदर स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। बच्चे जो हैं काफी ज्यादा यहाँ पर चिंतन कर सकते हैं, बच्चों को समझ, अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर बहुत ज्यादा डेवलप यहाँ गंभीर वाचन में होती है। और ये जो है, ये बड़े जो रीडर्स हैं, जो मैच्योर रीडर्स हैं, या जो हम परिपक्व जो हमारे रीडर्स होते हैं, पाठक होते हैं, उनके लिए जो गंभीर वाचन है वो सबसे अच्छा वाचन माना जाता है, उच्च कक्षाओं में अच्छा माना जाता है। द्रुत वाचन अगर हम बात करें, द्रुत वाचन कौन सा वाचन है? जब आप जल्दी जल्दी पढ़ते हो। गंभीर वाचन में आप एकदम गंभीरता से उसको आराम से पढ़ रहे हो। द्रुत वाचन में हम पढ़ते तो हैं लेकिन हम बहुत ज्यादा जल्दी जल्दी तेजी से पढ़ते हैं। ठीक है, सो गाइस ये थे हमारे वाचन के कुछ प्रकार। यहाँ पर सस्वर वाचन, मौन वाचन, सस्वर वाचन को भी हमने आगे डिवाइड किया हुआ है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं वाचन की कुछ विधियों को डिस्कस करेंगे। वाचन की कुछ हमारी विधियां होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे 2 कैटेगरी में वाचन की विधियों को विभाजित करेंगे। सबसे पहला आता है शब्द तत्व के आधार पर, यानी कि जब आप शब्दों की बात करते हैं, शब्दों के तत्वों की बात करते हैं, तो वहां पर हमारी 3 विधियां आती हैं। अब आपको ध्यान से इसको समझना है कि मैं जो भी मैं अब यहाँ पे कहूंगी, शब्द तत्व के आधार पर पहला आता है वर्ण अक्षर बोध विधि। कौन सी विधि? या तो वर्ण बोध विधि होगी या तो अक्षर बोध विधि होगी। दूसरी है ध्वनि साम्य विधि और तीसरी है हमारी स्वरोच्चारण विधि। अब इन तीनों विधियों को अच्छे से डिस्कस करेंगे। ये जो तीनों विधियां हैं, ये शब्द के तत्व के आधार पर इनको माना जाता है और इन्हें हम संश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। संश्लेषणात्मक विधि पहले समझ लेते हैं कि ये संश्लेषण क्या होता है, तब आपको ये ज्यादा समझ में आएगा। संश्लेषणात्मक विधियां वो विधियां हैं जहां पर आप वर्णों से स्टार्ट करते हो, आप वर्णों से शब्द की तरफ जाते हैं और शब्द के बाद हम वाक्य की तरफ जब हम जाते हैं तो ये हमारी संश्लेषण विधि है। संश्लेषण विधि में आप अक्षरों का ज्ञान, वर्णों का ज्ञान पहले कराते हो। संश्लेषण तरीका है आपका सिखाने का। आप जो है यहाँ पे पार्ट टू होल की तरफ सिखा रहे हैं। ठीक है, आप यहाँ पर जो है अंश से पूर्ण की ओर जा रहे हैं, मतलब कि वर्ण से शब्द, शब्द से आप वाक्य की तरफ जा रहे हैं। तो इसमें 3 विधियां आती हैं। सबसे पहले है अक्षर बोध विधि। अक्षर बोध विधि जैसे कि नाम से लग रहा है, आप सिंपल क ख ग जब सिखा रहे हैं बच्चों को, ठीक है, आप क से कबूतर, ख से खरगोश, खरगोश हो गया, ग से गमला हो गया, आप ये सिखा रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसमें एक बात और याद रखिएगा कि जो अक्षर या वर्ण बोध की विधि होती है उसमें हम स्वरों का ज्ञान जो है, उसमें जो है स्वरों का ज्ञान जो है वो हम बच्चों को व्यंजन से पहले देते हैं। व्यंजन से पहले देते हैं। आपको याद रखना है कि जो वर्ण या अक्षर बोध विधि होती है उसमें हम स्वरों का ज्ञान व्यंजनों से पहले देते हैं। पहले स्वरों को समझाएंगे, अ आ इ ई उ ऊ वाला, उसके बाद हम व्यंजन यानी कि क ख ग वगैरह सिखाते हैं। तो ये कौन सी विधि है? अक्षर बोध विधि है। ये विधि जो है ये एक तरीके की संश्लेषणात्मक विधि है। इस विधि को हम मनोवैज्ञानिक मानते हैं क्योंकि इसमें जो है बच्चों को हम स्वरों पे बहुत ज्यादा फोकस करते हैं, पूर्णता पे फोकस हम नहीं करते हैं। ठीक है, दूसरी विधि आती है हमारी ध्वनि साम्य विधि। इसे हम ध्वन्यात्मक विधि भी कहते हैं। अब देखो, एक ही विधि के 2 नाम हैं, तो आपको समझना है कि जो ध्वनि साम्य विधि है उसे हम ध्वन्यात्मक विधि भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, अब देखो नाम से क्या लग रहा है, ध्वनि साम्य, यानी कि ध्वनि
समान हो। क्या हो? ध्वनि समान हो या ध्वन्यात्मक, यानी कि यहाँ पर जो शिक्षक होता है वो बच्चों को ऐसे शब्दों का ज्ञान कराता है जिनकी जो ध्वनियाँ हैं उनमें समानता होती है। यानी कि यहाँ पर जो है शिक्षक क्या करता है? समान ध्वनि वाले शब्दों से परिचित करवाता है। ठीक है, शिक्षक क्या करता है कि समान ध्वनि वाले शब्दों से परिचय बच्चों का कराता है। तो ये आपका ध्वनि साम्य विधि हो गया। एक उदाहरण देते हैं इसका। एक उदाहरण इसका हो सकता है, जैसे मैं बोलूं राम, काम, श्याम। तो ये क्या है? राम, काम, श्याम। आप समान ध्वनि वाले शब्द को दे रहे हैं। जैसे मैं बोलूं गर्म, नर्म, कर्म। तो ये क्या है आपका? ये कौन सी विधि हो गई? हमारी ध्वनि साम्य विधि हो गई। आप ऐसे शब्दों का ज्ञान दे रहे हैं जिनकी ध्वनियां कहीं ना कहीं समान है। तो शिक्षक यहाँ क्या करता है कि छात्रों को जो है समान ध्वनि वाले शब्दों से परिचित कराता है। छात्र बार बार उन शब्दों को पढ़ते हैं, उनको अभ्यास करते हैं और इस प्रकार वो वर्णों का ज्ञान उनको मिल जाता है। ठीक है, तो ये आपका क्या है? ध्वनि साम्य विधि है। तीसरी विधि आती है हमारी स्वरोच्चारण विधि। स्वरोच्चारण विधि का हमारा जो सीधा सीधा संबंध है वो भी स्वरों के उच्चारण से होता है। आप यहाँ पे स्वरों का उच्चारण करवा रहे हो। इस विधि का जो आधार होता है, जो हमारा सी वाला मेथड है, इस विधि का आधार जो है वो 12 खड़ी सिखाना होता है। मतलब कि आप 12 खड़ी के माध्यम से इनको सिखाते हो। जैसे कि क, का, की। अब क, का, की, कू, अगर आप ये सिखा रहे हैं तो ये क्या है? आपका 12 खड़ी है। तो ये कौन सी विधि होती है? स्वरोच्चारण विधि होती है। आप यहाँ पे जो है 12 खड़ी के माध्यम से जो स्वर है उनका उच्चारण कर आप क्या करते हैं? उनको करवाते हैं। तो बेसिकली आप इनको अलग अलग सिखाते हो। का, की हो गया, फिर खा, खी हो गया। इस तरह से आप क्या कर रहे हैं? अलग अलग अक्षरों का ज्ञान आप इस प्रकार से देते हैं। तो वो विधि हमारी क्या होती है? स्वरोच्चारण विधि होती है। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक जो हम डिस्कस कर रहे थे शब्द तत्व के आधार पर 3 विधियां वाचन की। पहला वर्ण अक्षर बोध विधि, जहां पे अक्षरों का ज्ञान आप करा रहे हैं, क ख ग। उसके बाद ध्वनि साम्य विधि, समान ध्वनि वाले शब्दों का ज्ञान करवा रहे हैं। स्वरोच्चारण विधि में क्या होता है? आप स्वरों का उच्चारण पे फोकस कर रहे हैं। आप पर्टिकुलर उनकी जो मात्राएं हैं या जो अक्षर है उनका ज्ञान आप करवा रहे हैं। तो ये तीनों विधियां हमारी संश्लेषणात्मक विधि के अंदर आती हैं। इन्हें हम संश्लेषणात्मक विधि इसलिए कहते हैं क्योंकि ये वर्णों से शब्द से वाक्य की तरफ जाती है। ठीक है, अगली विधि देखते हैं। अब हम चलते हैं हमारी दूसरे कैटेगरी वाली जो विधियां हैं। दूसरा है अर्थ ग्रहण के आधार पर विधियां, यानी कि यहाँ पर आपका फोकस किस पर होता है? मीनिंग पर होता है। ठीक है, ये जो विधियां हैं इसमें हमारा आता है देखो और कहो विधि, दूसरी आती है वाक्य विधि, तीसरी आती है कहानी विधि और चौथी आती है अनुकरण विधि और लास्ट में है हमारी संपर्क या साहचर्य विधि। तो इन विधियों को हम कौन सी विधियां कहते हैं? विश्लेषणात्मक विधि कहते हैं। अब विश्लेषणात्मक विधि इसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये जो है इसका जो क्रम होता है वो शब्दों को वाक्यों को पहले सिखाना होता है। ठीक है, शब्दों वाक्यों को पहले सिखाना होता है और बाद में हम वर्णों का और अक्षरों का ज्ञान बच्चे को देते हैं। तो विश्लेषणात्मक विधि की ये खूबी है, ये खासियत है कि पहले जो शिक्षक है वो शब्दों का ज्ञान बच्चों को कराता है, उसके बाद वो वाक्यों की तरफ जाता है। तो यानी कि विश्लेषणात्मक में आप शब्दों और वाक्यों से शुरू कर रहे हैं और बाद में आप उनको वर्णों का ज्ञान या अक्षरों का ज्ञान आप दे रहे हैं। तो ये कौन सी विधि है? विश्लेषणात्मक के अंदर आएगी। इसमें हमारी पहली विधि हम डिस्कस करेंगे देखो और कहो विधि। देखो और कहो विधि में क्या होता है कि आप इस विधि के माध्यम से क्या करते हैं? जो देखो और कहो विधि है, इस विधि के माध्यम से हम शब्दों का ज्ञान बच्चों को कराते हैं। किसका ज्ञान कराते हैं? हम शब्दों का ज्ञान कराते हैं। यहाँ पर जो देखो और कहो विधि में क्या होता है कि कोई भी शब्द है उसका चित्र प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि शिक्षक जो है वो छात्रों के समक्ष वस्तु का चित्र प्रस्तुत करता है और चित्र के नीचे उसका नाम लिखा होता है। ठीक है, तो मैं सिंपल भाषा में बस लिख रही हूँ, आपको बस ये समझना है। ठीक है, जो भी मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ आपको सिर्फ समझना है।
देखो और कहो विधि में एक शिक्षक जो है किसी भी वस्तु का चित्र जो है बच्चों के सामने प्रस्तुत करता है। उस वस्तु का नाम, जैसे मान लीजिए आम है। अब एक एग्जाम्पल है कि अगर आपको आम सिखाना है तो आप क्या करते हैं, यहाँ पर इसका चित्र आप दिखा देंगे, इस चित्र के नीचे जो है इसका नाम होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि बच्चा देखेगा और देख के कहेगा कि ये क्या है, आम है। यानी कि बच्चा किसको पहचान रहा है, बच्चा शब्दों को बोल रहा है। आप शब्दों का ज्ञान यहाँ चित्रों के माध्यम से बच्चों को कराते हैं। यहाँ पर जो शब्द है और जो चित्र है उसके बीच क्या स्थापित हो जाता है, एक साहचर्य स्थापित हो जाता है। यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव होता है वो ये होता है कि शब्दों और चित्रों के माध्यम से शब्दों और चित्रों के बीच छात्रों का एक साहचर्य स्थापित कर दिया जाता है। तो ये कौन सी विधि, हमारी देखो और कहो विधि। आपने शुरुआत यहाँ पे कहाँ से की, आपने शुरुआत यहाँ शब्दों से की। आप शब्दों से उसके बाद वर्णों पे जाएंगे। आप पहले उनको पूरा पूरा शब्द समझाते हैं चित्रों के माध्यम से, बच्चा उसको बार बार क्या करता है, उसको चित्र देख करके उस शब्द को बोलता है। तो ये कौन सी विधि है, हमारी देखो और कहो विधि, जो कि वाचन की एक इंपॉर्टेंट विधि होती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले मेथड की तरफ। दूसरी विधि हमारी आती है वाक्य विधि। अब देखो वाक्य विधि क्या है। वाक्य विधि का सबसे मुख्य आधार यह है कि आप यहाँ पर क्या करते हैं कि वर्णों का ज्ञान दिए बिना आप जो है यहाँ पर छोटे छोटे वाक्य क्या करते हैं, हम छोटे छोटे वाक्य बच्चों को सिखाते हैं। वाक्य जो है वो हम बच्चों को या हम छात्रों को छोटे छोटे वाक्य छात्रों को हम क्या करवाते हैं, अनुकरण करवाते हैं, या फिर हम उन्हें छोटे छोटे वाक्य दोहराते हैं या बच्चों को दोहराने के मौके हम देते हैं। तो ये वाक्य विधि है। मतलब आप एक सेंटेंस पहले बोलोगे, आप यहाँ पर वाक्य बोलोगे, उस वाक्य के बाद आप उनके जो है वाक्यों के बाद आप उनके अक्षर की तरफ जाते हैं। ठीक है, तो वाक्यों के बाद हम अक्षर और वाक्यों के बाद हम शब्द की तरफ यहाँ जाते हैं। जैसे कि आप पूरा पूरा वाक्य बोल देते हैं, जैसे कि मैं आम खाता हूँ। आपने एक पूरा पूरा वाक्य बच्चों को बता दिया। आप डेली प्रैक्टिस उनकी कराते हैं वाक्यों की। आपका फोकस पहले जो है अक्षर बताना नहीं होता है, आपका फोकस होता है आप पहले उनको वाक्य समझाएंगे। तो ये वाक्य विधि होती है। आप यहाँ पे वाक्यों से देन बाद में आप अक्षरों की तरफ जाते हैं। अगली विधि देखो क्या आती है हमारी। अगली विधि है हमारी कहानी विधि। कहानी विधि जो है, कहानी विधि वाक्य विधि का कैसा रूप है, परिष्कृत रूप होता है। आपको याद रखना है कि जब इस वाक्य विधि को हम और आगे एक कदम आगे ले जाते हैं तो वो हमारी कहानी विधि बन जाती है। अब देखो वाक्य विधि में मैंने क्या बोला कि शिक्षक छोटे छोटे वाक्यों का ज्ञान बच्चों को कराता है, बाद में शब्दों का ज्ञान कराता है। कहानी विधि में क्या होता है कि कहानी विधि में शिक्षक जो है बच्चों के सामने अलग अलग वाक्यों को जोड़ते जोड़ते क्या करता है, एक कहानी का निर्माण बच्चों से करवाता है। वो किसी चित्र को दिखा करके, मतलब कि जो शिक्षक है वो चित्र या चार्ट के माध्यम से किसी कहानी का निर्माण छोटे छोटे वाक्यों को जोड़कर करवाता है। समझ आया? आपको सिर्फ देखो समझना है गाइस, राइटिंग पे ध्यान मत देना, थोड़ी राइटिंग उल्टी सीधी है, तो आपको सिर्फ समझना है मैं क्या बताना चाहती हूँ। यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं कि आपने कोई चित्र चार्ट के माध्यम से, आपके पास कोई चित्र है, कोई चार्ट है, उसको आपने दिखाया, चित्रों को दिखा रहे हैं। बच्चा वाक्यों को बोलेगा चित्रों को देख करके जब वो छोटे छोटे वाक्यों को बोलता है तो आप उन वाक्यों को जोड़ना सिखाते हैं और उन वाक्यों को जोड़ने के बाद आप एक कहानी का निर्माण करवा देते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई प्यासे कौवे की कहानी है तो मैं एक एक फ्लैश कार्ड या मैं कोई चित्र उनको दिखाऊंगी कि ये कौवा है, वो बहुत प्यासा था, वो पानी की तलाश में इधर गया उधर गया। तो बच्चा चित्रों को देख देख के सेंटेंस बोलेगा। उन सेंटेंसेस को जोड़ करके हम कहानी का निर्माण कराते हैं। उसके बाद क्या करता है शिक्षक, पहले शिक्षक ने चार्ट के माध्यम से, चित्र के माध्यम से बच्चों को क्या करवाया, वाक्यों का ज्ञान कराया, उनसे क्या करवाया, वाक्यों का निर्माण कराया। उसके बाद उसको जोड़ करके किसी कहानी का हम निर्माण करते हैं। उसके पश्चात क्या करता है शिक्षक इस विधि में शिक्षक जो है वो श्यामपट्ट पर क्या करता है, श्यामपट्ट पर कहानी को लिख देता है। श्यामपट्ट पर वो कहानी को लिख देता है तथा छात्र अनुकरण करते हुए
करते हुए उसका वाचन करते हैं, वाचन करते हैं। ठीक है, सो आपको क्या समझ में आया यहाँ पर कि कहानी विधि में उसने पहले चित्र दिखाया, फिर उसने कहानी का निर्माण कराया छोटे छोटे वाक्यों से, उसके बाद श्यामपट्ट पर उस कहानी को जो टीचर है, जो शिक्षक है, वो लिख देता है और बच्चे उसको, शिक्षक जैसे जैसे बोलता है, छात्र उसको अनुकरण करते करते क्या करते हैं, उसका वाचन करते हैं। तो इससे क्या होता है कि छात्रों को यहाँ पर जो वाचन है उसका उनका विकास हो जाता है, बच्चों को शब्दों का ज्ञान होता है, बच्चों को कहानियों में बहुत इंटरेस्ट भी आता है। तो ये विधि जो है वाक्य विधि का परिष्कृत रूप है, जहाँ पे हम कहानी के माध्यम से बच्चों को सिखा रहे हैं। ठीक है, सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हमारी अगली विधि आती है अनुकरण विधि। अब देखो अनुकरण विधि भी सेम है, देखो और कहो विधि जो हम डिस्कस कर रहे थे उसी का दूसरा रूप क्या है, अनुकरण विधि होती है। देखो और कहो विधि का दूसरा रूप क्या है, अनुकरण विधि है। इसमें भी सेम वही चीज है कि आपने कोई भी शब्द बच्चों को बोला, आप बच्चों के सामने शब्द लेकर के आते हैं, बच्चे आपको देख करके क्या करते हैं, अनुकरण करते हैं। सिंपल सी विधि है, इसमें कुछ भी नहीं करना, सिंपल सी बात है कि आप बच्चों को जो शब्द का ज्ञान कराते हो, आपने कोई शब्द बोला, जैसे आपने बोला आम, आपने बोला राजा, कोई भी वर्ड आप बोल रहे हैं, उनको अनुकरण बच्चा करता है। यहाँ पर आप एक एक शब्द का चित्र दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये क्या है, ये भी अनुकरण विधि है। हो सकता है चित्र के साथ दिखाओ, बिना चित्र के भी दिखा सकते हो। तो ये क्या है, अनुकरण विधि है, देखो और कहो विधि का दूसरा रूप है। ठीक है, अब हमारी लास्ट विधि यहाँ पर आती है। लास्ट विधि है संपर्क विधि, जिसे हम साहचर्य विधि भी कहते हैं। यहाँ पर जो साहचर्य विधि है वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट विधि है। कई बार यहाँ से प्रश्न आता है। साहचर्य विधि जो है वो मारिया मोंटेसरी द्वारा दी गई है। ठीक है, मारिया मोंटेसरी ने इस विधि को प्रतिपादित किया। तो प्रतिपादक पूछा जाता है कि साहचर्य विधि के प्रतिपादक कौन है, संपर्क विधि जिसे हम कहते हैं उसकी प्रतिपादक कौन है, तो मारिया मोंटेसरी है। इस विधि में देखो क्या होता है, इस विधि में क्या होता है कि पहले बच्चों को वस्तुएं दिखा दी जाती है। ठीक है, सिंपल सी बात है कि जिस भी चीज का ज्ञान आपको देना है, बच्चों के सामने पहले वस्तुओं को प्रेजेंट किया जाता है, वस्तुओं को प्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हर कार्ड पर उन वस्तु के नाम या उस वस्तु से संबंधित कुछ चीजें नाम जो है उन वस्तु का लिख दिया जाता है और कार्ड को आपस में मिला दिया जाता है। फिर बच्चे क्या करते हैं, उन कार्ड को उठाते हैं, उसमें जो भी नाम होता है उसे उस वस्तु के साथ क्या करते हैं, रिलेट करते हैं या उस वस्तु के साथ उसको वो मिलाते हैं। तो ये विधि जो है ये इसे हम साहचर्य कहते हैं। मतलब यहाँ पर आप क्या करते हैं कि जो वस्तु का जो कार्ड है, यानी कि जो कार्ड है उनको आप वस्तुओं से क्या करते हैं, कहीं ना कहीं उनके बीच आप वस्तुओं से, कार्ड का वस्तुओं से क्या करते हैं, आप साहचर्य स्थापित कर देते हैं। सिंपल सी भाषा में अगर मैं बोलूं तो आप कार्ड का वस्तुओं के साथ क्या कर देते हैं, साहचर्य स्थापित कर देते हैं। ठीक है, आई होप आपको समझ आ गया होगा। साहचर्य विधि में क्या है कि आप बच्चों के सामने पहले रियल वस्तुएं दिखाते हैं उनको, उसके बाद उन वस्तुओं का नाम कार्ड पर आप लिख देते हैं। जो वस्तुएं आपने उनको दिखाई उसका नाम उस कार्ड पर है। उसके बाद बच्चे उस कार्ड पर उस वस्तु का नाम देखते हैं और उसके बारे में देखते हैं। उसके बाद उन्हें वो जो है रियल वस्तु के साथ क्या है, रिलेट करते हैं। तो ये विधि कौन सी है, साहचर्य विधि है। मतलब कि कार्ड का वस्तुओं से क्या किया जाता है, एक साहचर्य स्थापित करके शब्दों का ज्ञान बच्चों को दिया जाता है। तो ये भी एक अच्छी विधि है, साहचर्य विधि, है ना। आप चित्रों के माध्यम से, आप बच्चों को कार्ड के माध्यम से रियल वस्तु तक आप उनको क्या कर रहे हैं, साहचर्य स्थापित कर रहे हैं। इस विधि का सबसे मेन ऑब्जेक्टिव है कि यहाँ पर बच्चों की जो सेंसेस हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव रहती है। बच्चा फिजिकली एक्टिव है, यहाँ पर बच्चा सुन रहा है टीचर की बात को, बच्चा सोचेगा समझेगा, खुद से यहाँ पे बच्चा करता है। तो ये विधि बहुत अच्छी मानी जाती है प्राइमरी लेवल पे। तो ये साहचर्य विधि के बारे में था। ठीक है, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर कभी भी फिर भी डाउट लगता है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देना अगर आपको क्लियर ना हो तो। ठीक है, चलिए सो गाइज ये थे हमारे, अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, वाचन की कुछ विधियों को डिस्कस किया, जिसमें से कुछ विधियां हमारी संश्लेषणात्मक थी जिसमें हमने 3 विधियां डिस्कस की, और कुछ विधियां हमारी विश्लेषणात्मक है। विश्लेषण विधि के आधार पर हमारी कुछ विधियां थी, 5 विधियां बेसिकली। अब हम चलते हैं यहाँ पर, वाचन विधि हमारा यहाँ पे अब समाप्त होता है। जितनी भी विधियां थी सारी मैंने डिस्कस कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे लेखन की कुछ विधियां होती हैं। लेखन मतलब जब आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हो तो कौन कौन सी विधियों का उपयोग करके हम बच्चों को लेखन सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले लेखन शिक्षण की विधि में आती है मोंटेसरी विधि। कौन सी विधि है, मोंटेसरी विधि है। तो मारिया मोंटेसरी कहती है कि भाई बच्चों को लिखना पहले सिखाना चाहिए, उसके बाद उनको अदर स्किल्स जो है वो सिखाना चाहिए। ठीक है, तो मोंटेसरी विधि जो है
मॉन्टेसरी विधि में क्या होता है कि देखो बहुत आसान है। आप यहाँ क्या करते हो कि लिखना सिखा रहे हैं तो आप पहले यहाँ पे वर्ण का ज्ञान देते हैं, आप यहाँ पे अक्षर सिखा रहे हैं, ठीक है। क्या सिखा रहे हैं? आप अक्षरों का ज्ञान देते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मॉन्टेसरी विधि में आप अक्षर का ज्ञान कैसे देते हो? आप जैसे कि आपको क से कबूतर सिखाना है तो आप यहाँ पर लकड़ी, प्लास्टिक, गत्ता, कोई भी वस्तु है तो आप उसका एक जो है उस अक्षर को आप बना लेते हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए ये है, अब इस प्रकार से मैंने जो है इस तरह से बनाया कुछ, ठीक है। इस तरह से मैं मान लीजिए क से कबूतर बना रही हूं तो ये हो सकता है आपका। आप क्या करते हो यहाँ पर? प्लास्टिक, कोई गत्ता, प्लास्टिक, लकड़ी, इन सब से आप क्या करते हो कि उन अक्षरों को आप बनाते हो। बच्चा उन अक्षरों को उसको छुएगा, टच करेगा, देखता है, हाथ फेरेगा उस पे, और उससे क्या होता है, उनको वर्णों का ज्ञान हम इजीली करवा सकते हैं। तो मॉन्टेसरी विधि का सीधा सा यही है कि आप यहाँ पर अक्षर का ज्ञान कैसे देते हो? आप अक्षरों को क्या करते हो? आप उनको बनाते हो। जैसे कि इनको खेल वाली विधि भी कहते हैं। खेल में बच्चा यहाँ पर खेलते हुए सीख जाता है, ठीक है। आपको अगर क से कबूतर बताना है, जैसे मान लीजिए ग से गमला सिखाना है, तो आप जो है इस तरीके का जो है कोई भी लकड़ी से, गत्ते से आप इस तरीके से जो है अक्षरों को बनाते हो। बच्चा इन अक्षरों को देखता है, उन्हें छुएगा और उसके बाद वो अपनी कॉपी में उसको लिखेगा या उसको इसका ज्ञान हो जाएगा। तो ये मॉन्टेसरी विधि है, ठीक है। आप यहाँ पे बेसिकली गत्ता, लकड़ी या कोई भी प्लास्टिक है, कोई भी ऐसी चीज है जिससे आप बनाते हो अक्षरों को, एक एक अक्षर आपने उसको बनाया, अक्षरों को ज्ञान आप इससे करवाते हो। तो ये क्या है? आपका मॉन्टेसरी विधि होती है, ठीक है। अगली विधि देखो क्या है हमारा, अगली विधि। अच्छा, ये याद रखना है कि जो मॉन्टेसरी विधि है वो लेखन की सबसे अच्छी विधि, सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है। तो मॉन्टेसरी विधि कौन सी विधि है जो सबसे बेस्ट विधि मानी जाती है अक्षर का ज्ञान कराने के लिए? क्योंकि बच्चा यहाँ पे खेल में सीख जाता है। उसको आपने प्लास्टिक का बना के दे दिया और वो देख रहा है, तो ये आसान है, ठीक है। अगली विधि आती है अनुकरण विधि। देखो, अनुकरण विधि का मतलब क्या है कि इमिटेट कर रहे हो। अनुकरण विधि में दो विधियां आती हैं। पहली विधि है हमारी रूपरेखा अनुकरण। पहली क्या है? रूपरेखा अनुकरण। रूपरेखा अनुकरण में क्या होता है अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो याद रखना, अनुकरण विधि में पहली रूपरेखा और दूसरी आती है हमारी स्वतंत्र अनुकरण। स्वतंत्र अनुकरण, ठीक है। रूपरेखा अनुकरण का मतलब है जहां पर आप जो है बच्चों को किस प्रकार से दे देते हो अक्षरों का ज्ञान, इस तरह से। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे एक बच्चों को अक्षर दे दूं, ठीक है। आपने ये जरूर देखा होगा, इस तरीके से आप बच्चों की बुक्स में ऐसे से दे देते हैं इस तरह से, और बच्चा यहाँ पर जो है इसके ऊपर क्या करता है, पेंसिल चलाते हुए सीखता है। तो आप यहाँ क्या कर रहे हैं, जो भी आप अक्षरों का ज्ञान दे रहे हैं वो आप इस प्रकार से दे देते हैं। बच्चों की बुक्स में आपने देखा होगा, बच्चा इसके ऊपर जो है अपने हाथ चलाता है, इस प्रकार से बच्चा जो है ख से खरगोश लिखना सीख जाता है। तो ये जो विधि है जहाँ पे आप उनको इस तरीके से दे देते हैं, तो ये रूपरेखा अनुकरण है। जो आपने रूपरेखा खींची है, बच्चा उसी को अनुकरण करते करते सीखता है। यहाँ पर आपने उनको जो दिया है, बच्चा उसी के ऊपर एज इट इज जो है पेंसिल चलाते हुए, रूपरेखा करते हुए अक्षरों का ज्ञान प्राप्त करता है। तो ये कौन सी विधि है? रूपरेखा अनुकरण विधि है। दूसरी आती है स्वतंत्र विधि। जब आप रूपरेखा अनुकरण का ज्ञान बच्चों को करा देते हो तो बच्चा फिर स्वतंत्र तरीके से लिखने में सक्षम हो जाता है। उसके बाद आप उनको स्वतंत्र अनुकरण कैसे करवाते हो? आप उनको ऐसे दे दोगे, ठीक है। क ख ग घ, क ख ग घ आपने दे दिया तो बच्चा यहाँ पे क्या करता है, आप यहाँ पे देख देख के खुद से ही स्वतंत्र तरीके से लिख रहा है। मतलब यहाँ पे बच्चा स्वतंत्र है। आपने ये रूपरेखा है जहाँ पे वो ऊपर पेंसिल चला रहा है, लेकिन यहाँ पर वो क्या है, स्वतंत्र है। क लिखेगा, फिर ख लिखेगा, फिर ग लिखेगा। तो ये कौन सी अनुकरण है? ये स्वतंत्र अनुकरण है और ये रूपरेखा अनुकरण होता है। ये दोनों ही अनुकरण विधि में आती है जो कि लेखन में होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पे इमिटेट कर रहा है। अगली विधि देखते हैं। अगला आता है हमारा पेस्टोलॉजी विधि। देखो, पेस्टोलॉजी विधि भी बहुत आसान है। आपकी सबसे सरल विधि जो होती है, आपकी जो पेस्टोलॉजी विधि है बेसिकली वो क्या होती है वो डिस्कस कर लेते हैं। पेस्टोलॉजी में क्या होता है, पेस्टोलॉजी विधि जो है
उसमें उसमें क्या होता है कि आप जो भी टीचर अक्षर सिखाता है उसके अंशों को पहले बालकों के सामने प्रस्तुत करता है। यानी कि आपको जो भी अक्षर सिखाना है आप उनके अंशों में विभाजित कर देते हो, उन अंशों को हम छात्रों के सामने प्रस्तुत करते हैं और छात्र उन अंशों को जोड़ करके अक्षरों का ज्ञान सीख जाते हैं या अक्षरों का निर्माण करते हैं। कैसे करते हैं? जैसे मान लीजिए क से कबूतर है, तो आप क से कबूतर को तोड़ दोगे। पहले क जो अक्षर है आप उनको अंशों में विभाजित कर देते हैं। जैसे अब क कैसे बना, क एक डंडे से बना, क जो है ऐसे बनता है और ऐसे बनता है। ये क से कबूतर के अंश हैं 1 2 3। आपने क्या किया, एक अक्षर को अंशों में विभाजित करके छात्रों के सामने प्रस्तुत किया। छात्र इन्हें देखेंगे, फिर आप छात्रों से कहेंगे कि वो इनको जोड़ें। अब छात्र जो है इनको देखेगा, ठीक है, आपने छात्रों को ये दे दिया कि भाई इसको जोड़िए। छात्र यहाँ पे लाइन खींचेगा, उसके बाद छात्र देखेगा कि भाई क से कबूतर में ये इधर आएगा तो वो ऐसे ऐसे कर देगा ये, और जो ये है वो देखेगा कि भाई ये तो ऐसे होता है। तो ये क्या है आपका, कि आपने क्या किया, अक्षरों को अंशों में विभाजित करके आपने अंश से पूर्ण की तरफ उनको सिखाया। तो जो पेस्टोलॉजी विधि होती है वो अंश से पूर्ण की तरफ अग्रसर होती है। आप यहाँ पर कोई भी अक्षर जो है उनको अंशों में विभाजित करके उसके सामने प्रस्तुत करते हैं और उसके बाद आप उनको जोड़ना सिखाते हैं। तो ये हमारी कौन सी विधि होती है हिंदी में, लेखन में पेस्टोलॉजी विधि होती है। ठीक है, आप इसी तरीके से आप पूरे के पूरे उनको अक्षर सिखा देते हो, मतलब अंश से पूर्ण की ओर ये विधि अग्रसर होती है। तो इसका जो सूत्र है इस विधि का वो क्या होता है, इसका जो सूत्र है वो होता है अंश से पूर्ण की ओर। अंश से पूर्ण की ओर ये जो विधि है ये अंश से पूर्ण की ओर सूत्र का पालन करती है। याद रखिएगा, अंश से आप पूर्णता की तरफ सिखा रहे हो। आपने पहले उनको हाफ हाफ करके दिया, बच्चा इनको पूरा जोड़ेगा, जोड़ करके लिखेगा, यानी कि ये क्या है, अंश से पूर्ण की ओर है और ये क्या है, पेस्टोलॉजी विधि होती है। ठीक है, अगली विधि देखते हैं। हमारी चौथी विधि आती है जैक-टॉट विधि। जैक-टॉट विधि को हम स्वयं संशोधन विधि भी कहते हैं। याद रखना कि जो जैक-टॉट विधि है उसे हम स्वयं संशोधन विधि कहते हैं, जहां पे बच्चा खुद से संशोधन करते हुए सीखता है। ये शब्द लेखन में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो जैक-टॉट विधि है वो शब्द में इंपॉर्टेंट है ज्यादा। अभी तक हम वर्ण कर रहे थे, लेकिन जो जैक-टॉट विधि है वो शब्दों के ज्ञान में ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। इसमें क्या होता है, इसमें एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए मैं अपनी क्लास को इस विधि से सिखाना चाहती हूँ, तो मैं कैसे सिखाऊंगी, मैं पहले श्यामपट्ट पे कुछ आसान शब्दों को लिख दूंगी। मतलब कि यहाँ पर जो शिक्षक है, शिक्षक क्या करता है, शिक्षक श्यामपट्ट पर जो है शब्दों को, यानी कि सरल जो वाक्य है, जो सरल शब्द है, बेसिकली सरल शब्दों को लिख देता है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है कि आपने पहले सरल शब्दों को श्यामपट्ट पे लिख दिया, ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया। अब क्या करते हैं टीचर के लिखने के बाद बच्चे क्या करते हैं, अपनी कॉपियों में उन शब्दों को लिख लेते हैं। क्या करते हैं, अपनी कॉपी में उन शब्दों को लिख लेते हैं। बच्चे जब उन शब्दों को देख करके लिख लेते हैं तो टीचर कहता है कि अब आप किसी और जगह पे, मतलब कि उसी कॉपी के पन्ने पलटा देता है, या फिर टीचर कहता है कि आपने जो ये शब्द लिखे हैं अब आप कहीं दूसरी जगह पे, कहीं मान लीजिए कॉपी के पीछे वो कह देता है कि अब आपने जो ये शब्द ब्लैक बोर्ड से देख के लिखा, इन्हें आप बिना देखे लिखिए। तो बच्चे फिर क्या करते हैं, उन्हीं शब्दों को फिर से बिना देखे, सोच के, बिना ब्लैक बोर्ड से देखे, बिना कॉपी में देखे, बच्चे कहीं और दूसरी जगह उन्हीं शब्दों को लिखने लगते हैं। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद शिक्षक क्या करता है, बच्चों को खुद ही कहता है कि आपने जो शब्द लिखे हैं आप उनको श्यामपट्ट से मैच करिए। तो जब बच्चा देखता है कि मैंने ये लिखा है, श्यामपट्ट पे ये लिखा है, तो बच्चा क्या करता है, वहां पर अपना खुद का क्या कर रहा है, स्वयं संशोधन कर रहा है। तो यहाँ पर ये कौन सी विधि होती है, जैक-टॉट विधि होती है। बच्चा खुद से यहाँ क्रिया कर रहा है। ठीक है, आपने एक बार और समझाती हूँ। जैक-टॉट विधि में क्या होता है कि आपने ब्लैक बोर्ड पे कुछ सरल शब्द लिख दिए, बच्चा आपके जो भी आपने शब्द लिखा उसको बच्चे अपनी कॉपी में उतार लेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने ये शब्द लिख दिया, आप यही शब्द अपनी कॉपी में उतारेंगे। फिर मैं बोलूंगी आपको कि आप इस कॉपी का पन्ना पलटो कहीं और, इन्हीं शब्दों को आप बिना देखे कहीं और लिखो। फिर आप बिना देखे अपने मन से, जैसे भी आपने जो अभी ये वर्ड लिखे, यही सेम वर्ड आप कहीं और लिखते हो। उसके बाद मान लीजिए आपने लिख लिया, फिर मैं कहूंगी कि अच्छा चलो अब आप ब्लैक बोर्ड पे देखो, आप ये देखो कि ये वाला वर्ड आपने ठीक लिखा है,
क्या आपने ये वर्ड ठीक लिखा है? तो वहां पे बच्चा क्या करता है कि जो उसने लिखा बिना देखे उसको वो ब्लैक बोर्ड से क्या करता है, मैच करता है, स्वयं संशोधन करते हुए सीखता है। तो ये कौन सी विधि हमारी, जैकटॉट विधि लेखन शिक्षण की होती है। यहाँ पर बेसिकली लेखन में आप शब्दों का ज्ञान ज्यादा कराते हो, बाकी की जो विधियां थी ये वर्ण और अक्षरों पे ज्यादा फोकस कर रही थी। ठीक है, सो गाइज ये थे हमारी आज की विधियां। लेखन की विधियों को हमने डिस्कस किया, हमने यहाँ पर वाचन के प्रकारों को डिस्कस किया जहां से प्रश्न बनता है, वाचन की विधियों को हमने कैटेगरी वाइज डिस्कस किया। आई होप आपको आज का सेशन अच्छा लगा होगा। सेशन अगर सच में अच्छा लगता है, जेन्युइनली अच्छा लगता है, तो इसे जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिएगा और अदर वीडियोस के लिए। इसके अलावा और वीडियोस मेरी अभी आने वाली हैं। यहाँ पर हमने 2 कैटेगरी को आज कंप्लीट किया है। अगली विधि जो है व्याकरण शिक्षण की विधियां, गद्य शिक्षण, कविता शिक्षण लेकर के मैं आऊंगी। कोई भी आपको फीडबैक देना है इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कोई कंफ्यूजन हो तो आप वो भी पूछ सकते हो। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में बहुत जल्दी अलग मेथड के साथ। ठीक है, थैंक यू।